अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ प्लस। आइए सबसे पहले आज के अहम मामलात का खुलासा देखते हैं। लाहौर में फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट, वाज़े इत्तलात होने के बावजूद फिर हमला, फिर वही मुज़म्मती बयानात, फिर वही रिपोर्ट्स की तलबी, मगर गलतियां फिर भी हो रही हैं। सारा दिन सहाफियों को घुमाया जाता रहा कि ये सिलेंडर धमाका है। दुश्मन हमारी सारी गलतियों और कोताहियों को भांप रहा है। जहां खला मिलता है हमला कर देता है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी कर दिया है। तज्जियाकार कहते हैं कि ये व्हाइट पेपर्स सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो न हो, इसके मिंदरजात होशरुबा हैं। एमक्यूएम जो इल्जामात लगा रही है इसमें दम तो है। बिलावल भुट्टो साहब इसको ठंडे दिमाग से देखें और समझें भी। कराची वासियों की न जाने कब सुनी जाएगी। ना खुली सड़कें मुयस्सर, ना साफ पानी ही। अगर कुछ मिल भी जाए तो इस पर भी हजारों वबाले जान। कराची की कोई सड़क पार्किंग माफिया से महफूज नहीं। कराची सदर की मुख्तलिफ मार्केटों में 60% सड़क पार्किंग माफिया घेर लेता है। ट्रैफिक के मसले क्यों ना हो फिर। आजाद जम्मू कश्मीर में एक वाक़े ने पूरे पाकिस्तान के इशराफिया, फलाही इदारों और समाजी कारकुनों के आगे सवालात की दीवार खड़ी कर दी है। आजाद जम्मू कश्मीर के जिला जहलम वैली में हामिला खातून को बाअसर कबायली शख्स ने ज्यादती का निशाना बनाया। ये बेचारी ना किसी को कुछ बता सकती है और ना ही छुपा सकती है। सूबे पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में बेदिया रोड पर आज इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मरदमशुमारी टीम पर होने वाले खुदकुश हमले के नतीजे में पाक फौज के 4 जवानों और एक ऑफ ड्यूटी एयरफोर्स एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक जबकि 19 जख्मी हो गए हैं। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू की, तस्दीक की कि मानावाला चौक के करीब होने वाला धमाका खुदकुश था और इसमें मरदमशुमारी के अमले को निशाना बनाया गया। लेकिन इससे पहले इस धमाके को इब्तदाई तौर पर वैन में सिलेंडर धमाका करार दिया गया था। ताहम पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ने धमाके के खुदकुश होने की तस्दीक कर दी है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इस तरह के हमले की बाकायदा पेशगी इत्तलात थी। फिर से सुनिए कि इस तरह के हमले की बाकायदा पेशगी इत्तलात थी और इस तरह के हमले के लिए हर थाने में बिमा तस्वीर इश्तिहारात भी लगा दिए गए थे, जो मैं आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाता हूं वो किस नौयत का इश्तिहार था। अब ये जो इश्तिहार था इसके अंदर बाकायदा तौर पर लिखा गया था कि इसी उम्र का एक शख्स है। ये देखिए तस्वीर भी लगी है और इसमें बाकायदा तौर पर यह दर्ज है कि ये शख्स ये जिस लड़के की तस्वीर दिखाई जा रही है या इस तरह का थ्रेट है और इस तरह किसी न किसी जगह पे ये हमला कर सकता है। और इसका आखिरी जो जुमला था वो ये कि अल्लाह आपका हम सब का हामियो नासिर हो, अल्लाह हम सब का निगहबान हो। ये जुमला आखिर में लिखा हुआ है। आज के अहम तरीन मामलात ये हैं कि लाहौर में फिर इंटेलिजेंस रिपोर्ट मौजूद थी, बल्कि मजबूत रिपोर्ट मौजूद थी जो कि हर थाने में लगी हुई थी इसकी तस्वीर समेत। वाज़े इत्तलात के होने के बावजूद फिर हमला हो जाना, इसका मतलब क्या है। फिर वही मुज़म्मती बयानात सामने आए, फिर वही रिपोर्ट्स की तलबी हुई। गलतियां यानी फिर भी हो रही हैं। सारा दिन सहाफियों को यह बताया जाता रहा, बल्कि सहाफियों को घुमाया जाता रहा कि यह सिलेंडर धमाका है। दुश्मन हमारी सारी गलतियों और कोताहियों को भांप रहा है। जहां खला देखता है हमला कर देता है। इससे पहले कि हम सवालात उठाएं, पहले इसकी कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर साहब और क्राइम रिपोर्टिंग का, खासतौर पर लाहौर की क्राइम रिपोर्टिंग का वसी तजर्बा रखने वाले नुमान शेख साहब से। नुमान साहब, आप इस इवेंट पे मौजूद रहे, इसे कवर करते रहे, कई सालों से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वसी तजर्बा है आपका। क्या इस अटैक का थ्रेट पहले से था? किस नौयत का थ्रेट था? और उमूमी तौर पर जब पुलिस को या कानून नाफिज करने वाले इदारों को थ्रेट मौसूल होता है तो उसके बाद किया क्या जाता है? क्या वाकई ऑन ग्राउंड काम हो जाता है, शुरू हो जाता है, या सिर्फ ये कागजी कार्रवाई ही होती हैं? जी मुर्तज़ा, जैसे कि ये धमाका हुआ, इससे पहले जो इतलात मौसूल हुई थी, बाकायदा तौर पर आगाह किया गया था तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को कि एक खुदकुश हमलावर जो है वो तो शहर में दाखिल है। और उसके साथ साथ ये भी बताया गया था
कि इरफान नाम का उसका एक साथी है जो कि उसको लेकर फिर रहा है शहर में, और ये तमाम तर इतलात जो है ये हसास इदारों के पास थी। और इससे कबल जो है ये इस तमाम तर इलाके में सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन जो एक रिवायती कार्रवाई होती है पुलिस की जानिब से, वो पूरे शहर भर में की जा रही थी। लेकिन इसके साथ साथ जो इस धमाके के बारे में कहा जाए अगर, तो मरदमशुमारी जैसे ही शुरू हुई तो ये थ्रेट सबसे पहले था कि मरदमशुमारी की किसी भी टीम को निशाना बनाया जा सकता है। और ख़ास तौर पे जो लाहौर धमाका पहले हुआ उसमें जैसे 3 दिन बाद जो है तमाम तर तफसीलात दे दी गई कि ये सहूलतकार था, इसको लेके आया गया था। तो ये जो CCTV कैमरों की जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगे थे उनकी जो फुटेजेस थी वो सामने आ गई। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने फिर हिकमत अमली अपनी तब्दील की। दहशत गर्दों ने ये जहाँ पे निशाना बनाया उन्होंने वो रास्ता देखा कि जहाँ पे कहीं पे भी सेफ सिटी का कोई कैमरा मौजूद नहीं था, उस चौक में निशाना बनाया गया जहाँ पे कोई कैमरा ना नस्ब था। और जिस वक्त ये गाड़ी वहाँ पे आके खड़ी हुई है जिसमें फ़ौजी जवान सवार थे और साथ साथ जो इनका एक जो अमला मौजूद था मरदमशुमारी का, तो वहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू जो FIR है उसके मुताबिक तो 2 मोटरसाइकिल पे आए हैं दहशतगर्द, जिनमें से एक उतरा है जिसने आके गाड़ी को हिट किया है और वो तबाह हो गई, जिसमें 6 जो हैं अभी तक जो शहादतें हुई हैं और एक जो बताया जा रहा है कि एक बाद में भी 7 शहादतें हो गई हैं। तो ये दहशतगर्दी का ख़तरा तो पहले ही मौजूद था। रिवायती कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई थी, लेकिन जो तफ्तीश का तरीक़ाकार है वो बिल्कुल तब्दील नहीं किया गया। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की जानिब से जो पहले दी गई थी कि इस तरह गिरफ़्तार किया गया, वो बिल्कुल नहीं दिया जाना था, क्योंकि ये एक तफ्तीशी निज़ाम को सामने लाना जो है बिल्कुल ठीक नहीं था। ये तफ्तीशी निज़ाम सामने आने की वजह से ये दूसरा धमाका जो ऐसी जगह पे हुआ है कि अब जो हसास इदारे या इसके अलावा जो तहकीकाती इदारे हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। अब जियो फेंसिंग की मदद ली जा रही है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो पहले शवाहिद मिले थे, जो पहले हमलावर गिरफ़्तार किया गया था, उससे भी मदद ली जा रही है कि आया इनकी शनाख्त क्या है। लेकिन ये दहशत गर्दों की जानिब से एक मैसेज दिया गया है कि वो कहीं पे किसी को भी निशाना बना सकते हैं। इससे पहले उन्होंने पुलिस फोर्स को निशाना बनाया, उसके बाद इस दफ़ा उन्होंने आर्मी को निशाना बनाया, और ख़ास तौर पे उस वक्त में जहाँ पे मरदमशुमारी कड़ी सख्त पैरे में जो है आर्मी के की जा रही थी और उसी को उन्होंने निशाना बनाया। तो दहशत गर्दी का ख़तरा तो पहले ही मौजूद था, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो भी एक हद तक काम कर रहे हैं अपना। जो असल चीज़ है कि आवाम को इसमें ख़ास तौर पर इन्वॉल्व किया जाए कि टेररिज्म का जो खात्मा है ये उसके बगैर किसी हद तक भी मुमकिन नहीं है। जो सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन डेली बेसिस पे किए जा रहे हैं उनमें सिर्फ घर घर जाके चेक किया जा रहा है, साथ साथ ये उनका कोई डाटा मेंटेन इस तरह का नहीं हो रहा कि कोई बाहर से आने वाला शख्स वहाँ पे आके ठहरा है तो उसके बारे में इतला मुतलका पुलिस को फौरन दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये खुदकुश हमलावर जहाँ से कहीं से भी आया, इसने कहीं से आके पनाह ली, तो इसके बारे में बहुत शुक्रिया। बहुत अहम पॉइंट्स आपने रेज कर दिए हैं। बहुत शुक्रिया, आपके इस खुसूसी तजर्बे का हम फायदा लेते हैं और हम सवाल उठाने जा रहे हैं। जिस तरह से नुमान शेख साहब ने कहा, पहले भी थ्रेट अलर्ट था, इस बार भी अलर्ट है और इस बारे में बाकायदा अलर्ट भी था, थानों में इसकी बाकायदा इत्तलात भी थी, फिर भी अटैक हो गया। इसका मतलब क्या है? हम मार कहां खा रहे हैं? दुश्मन हमारी सारी वैक्यूम्स को जानता है और उसी वैक्यूम्स पे हम पर अटैक करता है। गलती हमारी है कहां? इंटेलिजेंस वीक है, शेयरिंग वीक है, इंटेलिजेंस के बाद उसकी रैकी और टारगेट कैप्चरिंग कमजोर है। मसला है कहां पर? इन सब सवालात का जवाब लेना है और इन सब सवालात का जवाब और तज्जिया लेने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब, साथ में मौजूद है हमारे साथ मौजूद है मसूद खटक साहब, साबिक DG इंटेलिजेंस ब्यूरो। आप दोनों से हम तज्जिया लेते हैं। मसूद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ मैं आता हूं, ये जरा हमें कहिएगा, पहले भी थ्रेट अलर्ट था, इस बार भी अलर्ट था और उसके बारे में बाकायदा अलर्ट भी थे और थानों में इसकी बाकायदा इत्तलात भी थी, फिर भी अटैक हो गया। इसका मतलब क्या है मसूद साहब? इसका मतलब वो नहीं है जो लोग लेते हैं कि जी इज एन इंटेलिजेंस फेलियर और समथिंग। मैं ये जो आप कहते हैं ना कि एक वार्निंग आई है, उसमें अक्सर अगर आप वो पढ़ें रिपोर्ट तो उसमें एक लफ्ज़ एक इस्तेमाल किया जाता है कि रिपोर्टेडली और या इस किस्म का कुछ कि इम्कानात हैं ऐसे कुछ होने का, एंड उसको फिर लोग जो लोकल लेवल पे सारे देखते हैं, बट बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स इतने स्पेसिफिक नहीं होती हैं, कुछ होती हैं जो बहुत स्पेसिफिक होती हैं। अब ये है कि जब इस किस्म की हो कि जी देखें अब 23 मार्च आया तो आदमी कहता है कि मुमकिन है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो, तो ऐसे लोगों के पास जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है उसके हिसाब से वो कोई ना कोई रिपोर्ट बना के भेज देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि लोग अलर्ट ज़रूर हो जाते हैं एक हद तक,
तो इतने बड़े मुल्क में मेरा ख्याल है फिर यह है कि आप इसको ये नहीं कह सकते कि जी रिपोर्ट थी या किसी ने रिपोर्ट निश्चित की थी तो ये क्यों ऐसे हुआ, तो ये सारे नाअहल हैं या इसमें लोगों का बहुत बड़ा कसूर है। आई डोंट थिंक लाइक दैट। अदरवाइज़ देखिए, अगर ये सारा सिस्टम आपका बेकार होता और काम नहीं कर रहा होता, फंक्शनली एफिशिएंट नहीं होता, तो फिर पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसने अपने आप को टेररिज्म के ख़िलाफ़ एक अच्छी पोजीशन पे ले आया है। राइट। जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, आप खटक साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के महफूज ठिकाने ख़त्म होने तक, जब तक वो ख़त्म नहीं होते, हमारे मुल्क में दहशत गर्दी नहीं रुक सकती। सर, इसका मतलब क्या है? क्या हमारी सरहदें इतनी कमज़ोर हैं कि दूसरे मुल्क में दहशतगर्द बैठकर हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करें, वहाँ से उसको ऑपरेट करें? इसका मतलब क्या है सर? देखिए, सरहदें कमज़ोर नहीं हुआ करती। ये जो सरहदों की देखभाल करने में जो हम निज़ाम वज़ा करते हैं, कमज़ोरियाँ उसमें हुआ करती हैं। राना सना को मैं समझता हूँ कि बयान देने से पहले सोचना चाहिए था कि अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं या तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनको मुनज़्ज़म किया जा रहा है, ये लोग एक्चुअली कंट्रोल कहाँ से हो रहे हैं। आज तक उसके बारे में हमने बात करने की कोशिश नहीं की। टीवी पर वैसे तो बात होती रहती है कि इन सब को कंट्रोल करने वाले लोग न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं। आप अफ़गानिस्तान से अगर अपनी सरहद बंद भी कर देंगे तो जो न्यू दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनको कैसे ख़त्म करेंगे? तो कमज़ोरियाँ एक्चुअली जो निज़ाम वज़ा किया गया उसमें हैं। जब 13 फरवरी को धमाके हुए थे, उसके बाद लगातार सारे पाकिस्तान में, तो हुकूमत पाकिस्तान ने और फ़ौज पाकिस्तान ने सरहदें बंद कर दी थी। कुछ देर अमन रहा और फिर दोबारा ये सरहदें हमने खोल दी। एक तो वजह ये हो सकती है कि शायद हम प्रेशर में आ गए इंटरनेशनल, दूसरी वजह ये है कि शायद ये फैसले आपस में इत्तफाक से नहीं हुए, जिसकी वजह से ये बातचीत जारी की जा रही है। ये एक तो मैं समझता हूँ कि सरहदों का निज़ाम जो है, सरहदों का ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के साथ, उसको बड़ा वाज़ेह होना चाहिए और किसी गैर जो क्लियर्ड शख्स है उसको पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, अफ़गानिस्तान से ज़्यादा हमारा ज़ोर भारत पर लगना चाहिए कि भारत इस कार्रवाई से बाज आएगा तो अफ़गानिस्तान में भी अमन होगा। राइट। लेकिन मसूद साहब, जिस तरह से मुस्तफा मार रहे हैं, हम मार फिर कहाँ खा रहे हैं? दुश्मन हमारी सारी वैक्यूम्स को जानता है और उसी वैक्यूम्स पे हम पर अटैक करता है। हमारी गलती है कहां पर? इंटेलिजेंस वीक है, शेयरिंग वीक है, या इंटेलिजेंस के बाद उसकी रैकी और टारगेट कैप्चरिंग कमजोर है? मसला है कहां पर? मसला यहाँ है कि जो देखें, ज़रबे अज़ब का ऑपरेशन था, उसने बहुत रिसोर्सेज और सारा कुछ उसमें गया था, तो वो एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। मगर जब वो शुरू हुआ था तो उसके साथ साथ मेरा ख्याल है कंसोलिडेशन, एक कोम्बिंग किस्म के जो ऑपरेशन बाद में शुरू किए थे जनरल राइल शरीफ के टाइम पे ही, और अब उसको नाम आ गया, दूसरे नाम से ऑपरेशन चल रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये कि जब वो मिलिट्री ऑपरेशन गया था ज़रबे अज़ब और कुछ हद तक कामयाबी हासिल हो चुकी थी, दैट इज़ द टाइम व्हेन द कोम्बिंग एंड ऑल पीछे बाकी मुल्क में शुरू होना चाहिए था। बट बहरहाल थोड़ा लेट ज़रूर हुआ, बट दुरुस्त हुआ है। एंड आई थिंक देखें कि इतने बड़े मुल्क में जब आपके राइट ईस्ट पे देखें कि इंडिया, फिर ये CPEC वाली सिचुएशन, फिर अफ़गानिस्तान को मैं अभी तक ये नहीं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान एक सोवरेन मुल्क है। अफ़गानिस्तान में भी अफ़गानिस्तान को ख़ुद नहीं पता, अफ़गानिस्तान की ख़ुद की गवर्नमेंट को प्रॉब्ली नहीं पता कि वहाँ से क्या कुछ ऑपरेट होता है। तो इस सिचुएशन में जब हमारे दोनों बॉर्डर्स के ऊपर इतना खुला हमारे ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ करने की को सपोर्ट दिया जाता है, खुले लफ्ज़ों में कहूँगा, these things are supported from abroad। एंड एक छोटा सा सेंटेंस है कि देखें, पाकिस्तान को कहते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे मुल्क में कौन इम्पोर्ट कर रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किन की इमा पे हो रहा है? तो ये सारा भी फॉरेन ऑफिस और इस गवर्नमेंट को मिलकर एक यानी फुल फ्लेज्ड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके दुनिया को बाखबर करना चाहिए। बट सब कुछ कहने के बाद मैं ये कहूँगा कि आपको ये मायूस नहीं होना चाहिए कि जी आपके इदारे या इंटेलिजेंस या पुलिस या FC या रेंजर्स और द रेस्ट ऑफ इट जो कुछ भी है, सिविल आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स, जितने मिलाकर, आई थिंक दे हैव डन अ गुड जॉब। और आइंदा के लिए भी ये जो छोटा छोटा हो रहा है कुछ ना कुछ, आई थिंक दिस विल आल्सो प्रॉब्ली फिनिश। लेकिन
और इवेंचुअली राइट। लेकिन जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, हम फिर मार कहाँ खा रहे हैं, यही सवाल आपसे है। आपका तज्जिया क्या है, हम गलती फिर कहाँ कर रहे हैं? देखिए, मसाइल कई हैं और कई सतह पर हैं मसाइल। नो डाउट कि पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का जो ग्राफ है वो गिरा है इसमें, लेकिन बहैसियत मजमूई तौर पर मैं समझता हूँ कि दहशतगर्दी को शिकस्त देने में जो हमारी नाकामियाँ हैं, एक तो ये है कि अवाम अभी तक इस दहशतगर्दी की जंग में हुकूमत के साथ शामिल नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि शायद हुकूमत खुद भी इस पूरी तरह दहशतगर्दी की पूरी तरह से तैयार नहीं है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, मसूद खटक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, नुमान शेख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई जिसका ताल्लुक सिंध से, खासतौर पर कराची से था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की नाकामी पर आज 10 निकात पर मबनी एक वाइट पेपर जारी किया है जिसका टाइटल इंसाफ की तलाश शहरी सिंध का मुकदमा है, जो कि आपको कुछ ही देर के बाद टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई देगा। कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एमकेएम पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार साहब ने, और उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने जुल्म सितम और नाइंसाफी के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। उनके मुताबिक सिंध में रहने वाले नौजवान एहसास महरूमी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रहे हैं। साथ में फारूक सत्तार ने यह कहा कि सिंध की तबाही में अहम किरदार सूबे के आम आदमी का नहीं बल्कि बड़े वडेरों का है, और पीपल्स पार्टी को खासतौर पर उन्होंने निशाना बनाया। और उन्होंने कहा कि सिंध में नाइंसाफी का सिलसिला 1970 की दिहाई में शुरू हुआ है। सिर्फ यही नहीं हुआ बल्कि इसमें बाकायदा तौर पर ये जब इसका आगाज होता है तो इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत का पिछला 9 साला बदतरीन बद इंतजामी, बदनज़मी और बदनवानी से इबारत है। साथ में इसमें यह लिखा हुआ है कि जिसकी पाकिस्तान में भी मिसाल नहीं मिलती। साथ में यह भी लिखा हुआ है कि करप्शन, बदनवानी, बेईमानी, उखरबा परवरी और तासुब के जरिए ठेकों मुआहिदों में मुकम्मल गैर शफाफियत रही। अवामी वसाइल के जरिए सिंध के शहरी अवाम के हक पर जिस तरह बेकाबू डाकाजनी की गई उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। साथ ही में यह लिखा हुआ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ सिंध वो बदनसीब सूबा है जहां काबिलियत और मेरिट पर शब खून मारकर मुलाजमतों हत्ता के तालीमी इदारों में भी देही और शहरी की बुनियाद पर एक गैर इखलाकी और नाइंसाफी पर मबनी कोटा सिस्टम नाफिज किया गया। नाइंसाफी पर मबनी इस कोटा सिस्टम के निफाज और तासुब पर मबनी लिसानी बिल पेश करने के बाद खुद पीपल्स पार्टी की नस्ल परस्त हुकूमत ने देही और शहरी सिंध के दरमियान तकसीम और तफरीक की एक मुस्तकिल खलीज पैदा कर दी। ये जो 10 निकात आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये इंतहाई अहम है। आइए आज इस वाइट पेपर्स पर बात करते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हाफिज तारिक महमूद साहब। तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारिक साहब, ये फरमाइए, वाइट पेपर जो सिंध हुकूमत के लिए अब कितने परेशान कुन है, क्या वाकई ये मामलात एग्जिस्ट करते हैं जो इसमें दर्ज है? क्योंकि जिस तरह से मैंने इसको पढ़ा ये तो प्रॉपर एक चार्जशीट बनी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका। बिल्कुल ये कहना कि चार्जशीट बनी हुई है, दुरुस्त बात है, चार्जशीट बनी हुई है, मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस 9 साल का नोहा पड़ा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, उन 9 सालों में से 5 साल ऐसे हैं जिसमें वो खुद जो है वो इसी पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में शामिल रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही। और जिन मामलात की तरफ उन्होंने निशानदेही की है वो मामलात उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन 9 सालों के नहीं है, उससे बहुत पहले के हैं। जिस कोटा सिस्टम की बात की गई है वो पीपल्स पार्टी ने इन 9 सालों के अंदर नहीं किया, वो उससे बहुत पहले का मामला है। और उससे पहले के बहुत सारे मामलात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खुद शरीक रही है। तो अगर 9 साल से इसका दायरा कार थोड़ा सा वसी कर दें और गुज़िश्ता 14 सालों पे चले जाएं तो गुज़िश्ता 14 सालों में से 10 साल ऐसे थे जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिंध के अंदर हुकूमत में शामिल रही है। इन सालों के अंदर से मुस्तफ़ा कमाल साहब की बल्दियात का वो पीरियड भी शामिल था जिसके अंदर कराची शहर को अरबों रुपए के फंड्स दिए गए, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि उसका ऑडिट किया जाए और उसका हिसाब किया जाए। मैं ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस नहीं है, पीपल्स पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्जामात गलत हैं, चीजों में जो है वो शफाफियत है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि मामला इस कदर सादा नहीं है जिस तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बयान किया है। और इस जो वाइट पेपर है उसमें एक और चीज जो स्मेल हो रही है वो ये है कि एक किस्म की दोबारा एमकेएम ने शहरी और देही की जो तकसीम है, और बिलखुसूस जो जिसमें मुझे कह लेने दीजिए कि लिसानियत या महाजिर और सिंधी वाला जो मामला है वो बहुत ज्यादा उसके अंदर मुझे गलबा नजर आ रहा है, जो इस बात की इंडिकेशन है कि एमकेएम आइंदा जो अपनी सियासत करना चाहती है वो एक मरतबा फिर महाजरिज्म को जो है वो उसी प्लेटफॉर्म के जरिए और उसी परचम के तले करना चाहती है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं
जो बहुत हद तक दुरुस्त हैं। मिसाल के तौर पर जो मेयर को इख्तियारात देने के हवाले से एमकेएम का मुतालबा है, वो शहर के लोग चाहते हैं कि आप इनको इख्तियार दें ताकि ये कुछ डिलीवर करके दिखा सकें। मिसाल के तौर पर बहुत सारे इदारों की जानिब जहां उन्होंने निशानदेही की है कि मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वाटर बोर्ड, ये जो इदारे शहरी हुकूमत के मातहत होने चाहिए ये नहीं है और सूबाई हुकूमत ने इनको अपने मातहत रखा हुआ है। और जहाँ ऐसा भी नहीं है कि बहुत आइडियल सिस्टम चल रहा हो, तो ये जो चार्जशीट है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि जिसको आप जायज़ कह सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जिसके अंदर अगर तहकीकात होती हैं या इल्ज़ामात हैं तो वो इल्ज़ामात की उंगलियां खुद एमकेएम के ऊपर भी उठती हैं। लेकिन इसके नतीजे में ये कहना कि कोई परेशानी शुरू हो जाएगी, पीपल्स पार्टी परेशान हो जाएगी, कोई एलिगेशन, कोई ऐसी बात नहीं है। ये रोज की बातें हैं, सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पर इल्ज़ाम लगाती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के, सिवाय मीडिया टॉक्स के। यही मेरा सवाल था कि क्या हम इसको सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के तनाजुर में यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैनवस पर रखकर ही इसको परखना जरूरी है या इसमें खुद एमकेएम को भी शामिल करना जरूरी है? क्योंकि इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि फिर एमकेएम का अपना कितना कसूर था। जिस तरफ आपने इशारा किया कि 9 साल पहले के मामलात हैं, हालात तो उससे पहले के बिगड़े हुए हैं, क्या हम सिर्फ पीपल्स पार्टी को ही कसूरवार ठहराएं और कितने % ठहराएं एमकेएम को भी? देखें, एमकेएम को अपने आप को बरी जिम्मा नहीं कर सकती किसी भी तरीके से। अगर आप बात करते हैं कि करप्शन की, कि जिस सिंध के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में करप्शन हुई है, फंड्स का जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है, तो इसी किस्म की बातें कराची के अंदर भी हैं। कराची के अंदर क्या जो चाइना कटिंग होती रही, जो सरकारी ज़मीनों पे कब्जे होते रहे, जो अरबों रुपए की शहर की ज़मीन खाई गई, क्या उसके अंदर एमक्यूएम या ऐसे रहनुमा जो अब किसी और पार्टी में वो शामिल नहीं रहे? जो बात कही गई, क्या 14 साल तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के गवर्नर इसी सूबे के अंदर मौजूद नहीं रहे? जो सिंध के शहरी इलाकों के मामलात एक कोटे के तहत ये तय था कि शहरी इलाकों के मामलात गवर्नर सिंध देखेंगे, जो कि एमकेएम की नुमाइंदगी कर रहे थे, और जो देही इलाकों के मामलात है वो पीपल्स पार्टी देखेगी। और आप यकीन करें कि जो मुलाजमतों की आज बात की जा रही है कि इसमें कोटा सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन ये भी बांट दी गई कि जी 40% जो मुलाजमतें हैं या शहरी इलाकों की जो मुलाजमतें हैं वो एमकेएम के कोटे पे जाएंगी और अंदरूनी सिंध की पीपल्स पार्टी के कोटे पे जाएंगी। तो ये कहना कि एमकेएम इससे बरी जिम्मा है, बिल्कुल भी बरी जिम्मा नहीं है। लेकिन बात शिकायतें एमकेएम की जायज हैं। कराची के अवाम को ये एहसास होना चाहिए कि सिंध की हुकूमत जो है वो उनकी हुकूमत भी है। कराची में भी सिंध की हुकूमत ने उसी तरीके से काम करना है जिसकी तवक्को अंदरूनी सिंध के लोग करते हैं। पीपल्स पार्टी अगर ये तासुर खत्म करने में नाकाम रही कि वो कराची के लोगों की या कराची की इंपॉर्टेंस उसकी नजर में नहीं है, तो उसका फायदा पॉलिटिकल एमकेएम को पहुंचेगा। और एमकेएम उसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रही है और उन्हीं चीजों को आगे लेके चल रही है ताकि उससे अपने सियासी मकासद हासिल कर सके। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जिया काफी है हाफिज तारिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त से आपने वक्त दिया। ये है वो फैक्ट्स जिसको भुलाया नहीं जा सकता, ना इग्नोर किया जा सकता है। गो के पाकिस्तान एमकेएम पाकिस्तान जो है उनके इल्जामात बहुत अहम है और ये बाकायदा एक चार्जशीट है। सिंध गवर्नमेंट के लिए तशवीशनाक सूरत हाल पैदा तो होगी, लेकिन साथ ही साथ हम ये कहें कि इससे एमकेएम खुद इससे बरी जिम्मा हो जाएगी या एमकेएम से सेपरेट हुई पाक सरजमीन पार्टी उनके अरकान और उनके ओहदेदारान वो इससे बरी जिम्मा हो जाएंगे, तो ये गलत होगा। क्योंकि जिस कैनवस के ऊपर इसको फैलाया जा रहा है, जिस कैनवस के ऊपर दिखाया जा रहा है, मजमूई तौर पर ऐसा रंग दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर लिसानियत आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरह से शहरी और देही इलाकों की सिंध के साथ जो एक बांट चल रही थी वो अब बांट खत्म हुई, तो उसके बाद एमकेएम एक बार फिर से चिल्लाई चीखी और ये व्हाइट पेपर भी सामने लाई है। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर से कराची वासियों की आवाज उठाएंगे। कराची वासियों की न जाने कब सुनी जाएगी, ना तो खुली सड़कें मुयस्सर है, ना साफ पानी ही है। कराची की कोई भी मार्केट पार्किंग माफिया से महफूज नहीं है। कोई मार्केट और उसके इतराफ की सड़कें पार्किंग माफिया इस वक्त पूरे कराची में पंजे गाड़े हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं और उस पर बात करते हैं। कराची वासियों की न जाने कब सुनी जाएगी। ना खुली सड़कें मुयस्सर होती हैं, ना साफ पानी ही मिलता है और अगर कुछ मिल ही जाए तो उस पर हजारों वबाले जान सामने आते हैं।
कराची की कोई सड़क भी पार्किंग माफिया से महफूज नहीं है। खास तौर पर कराची सदर जो कि मेन हब है कराची की और उसकी मुख्तलिफ मार्केटों में 60% सड़क पार्किंग माफिया रोक लेता है। तो फिर ट्रैफिक के मसले क्यों ना हो? पाकिस्तान की मुआशी शहरा कराची आए रोज शहर सुर्खियों में रहता है और इसी तवातर से यहां ट्रैफिक भी जैम रहती है। शहर का कोई भी कोना ले ले, वहां सड़क पर पार्किंग या पथारे दिखाई देंगे। जहां पुलिस आपको गाड़ी खड़ी करने की इजाजत न दे, वहां पार्किंग और पथारे बासानी लग सकते हैं। कराची में गैर कानूनी चार्ज पार्किंग, मैं फिर से बोल रहा हूं कि गैर कानूनी चार्ज पार्किंग शहरियों के लिए वबाले जान बन गई है। शहर में 500 के लगभग मकामात ऐसे हैं जहां पर इस पार्किंग माफिया ने कब्जा जमा रखा है। गाड़ियां खड़ी करने वालों से मनमानी फीस वसूल की जा रही है। बल्दिया उज़्मा कराची को सालाना करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। सदर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम कानूनी और गैर कानूनी पार्किंग, कानूनी पार्किंग भी है और गैर कानूनी पार्किंग भी है, और उसी के बायस ट्रैफिक की रवानी में ना सिर्फ खलल पैदा होता है बल्कि ट्रैफिक जैम भी मामूल बन गया है। इलाका पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बल्दिया उज़्मा, कैंटोनमेंट बोर्ड और दीगर इदारों ने इन तमाम सूरत हाल में आंखें बंद कर रखी हैं और इन इदारों में मौजूद काली भेड़े पार्किंग माफिया से अपना हिस्सा वसूल करके मुजरिमाना खामोशी के मुंतकिब हो रहे हैं। कराची असम्बलियों से पास होने वाले कवानीन को बाईपास करने और जंगल का कानून नाफिज करने की अजियतनाक मिसाल बन चुका है ये सारा हालात। पार्किंग फीस अदा करने में कोई हर्ज नहीं, मगर कराची में यह मामला गंभीर होता जा रहा है। कराची में सदर की मुख्तलिफ मार्केटों और इसके इतराफ ट्रैफिक पुलिस, KMC और DMC ने कराची की जानिब से सड़कों को पार्किंग एरिया बना दिया गया है। मार्केटों में 2 से 3 लाइनों में गाड़ियां खड़ी की जा रही हैं, जिसके बायस मार्केटों में आने वाले शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी खलल पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस का अमला पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए ले जाते हैं, जिसका हर्जाना चालान और लिफ्टर फीस की सूरत में शहरी को अदा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस पार्किंग में जो माफिया के अंडर है वहां खड़ी कर देते हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं है। कराची में सदर के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें एम्प्रेस मार्केट मशहूर मारूफ है, रीगल चौक है, पासपोर्ट ऑफिस रोड है, राजा गजनफर रोड है, अब्दुल्ला हारून रोड है, ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट है मशहूर मारूफ, और डॉक्टर दाऊद पोता रोड, यहाँ पर कायम जो मार्केट्स हैं, जो मशहूर मार्केट्स हैं, यहाँ पर और इनके इतराफ की सड़कों को ट्रैफिक पुलिस ने KMC और DMC अमले की मिली भगत से पार्किंग एरिया बना दिया है। ट्रैफिक पुलिस और DMC के अमले ने फुटपाथ को भी पार्किंग एरिया में तब्दील कर दिया है। यहाँ के जब मनाजिर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बेहंगम गाड़ियों की भरमार है। गैर कानूनी तजावजात, पथारे, फुटपाथ पर खाने पीने के ठेले, पान के केबन कायम हैं, जिनकी वजह से पैदल चलने वाले शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इन तमाम सड़कों के इतराफ का जायजा लिया गया तो ज़ैनब मार्केट के सामने KMC के सब्ज़ जैकेट पहने हुए चंद अफराद पार्किंग फीस भी वसूल कर रहे हैं। इन रसीदों पर, जो कि मैं आपको दिखाता हूं, इन रसीदों पर KMC और CPLC और CMD तहरीर है। ये जो रसीद है इस पर मोटरसाइकिल फीस, ये देखिए ये रसीद है जिसके ऊपर बाकायदा स्टैंप लगी हुई है। मोटरसाइकिल फीस 10 रुपए और गाड़ियों की फीस 20 रुपए दर्ज है, वसूल की जा रही है। पार्किंग फीस, और ये कहां की जाती है पार्किंग? मेन सड़क के ऊपर, और 3-3 लेयर्स में। फीस वसूल करने वाले अफराद के सुपरवाइजर भी हैं। DMC की जानिब से पार्किंग का ठेका चंद अफराद के पास है। इन्हीं फीस वसूली अफराद के पास एक लेटर भी है जो पार्किंग एरिया का सर्कुलर होता है, और DMC जनूबी की जानिब से ये जारी भी किया गया है। यही नहीं, सदर के अलावा जामिया क्लाथ, गुल प्लाजा, क्लिफ्टन के इतराफ में कायम मार्केटें और पार्कों के बाहर भी DMC की जानिब से पार्किंग फीस वसूल की जाती है। कराची पुलिस की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग एरिया को खत्म न करवाना कई सवालात खड़े कर रहा है। क्या KMC और DMC की मिली भगत से लोगों से पार्किंग वसूल के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है? अब्दुल्ला हारून चौकी मशहूर मारूफ चौकी है और उसके हाथे में कायम जो जगह है उसको भी ट्रैफिक पुलिस ने पार्किंग एरिया में तब्दील कर दिया है। इस पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों से ट्रैफिक पुलिस बगैर रसीद के पार्किंग फीस वसूल कर रही है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। KMC से मुताल्लिक अफसरान का यह कहना है कि CPLC को पार्किंग का ठेका नहीं दिया गया, जबकि इंतजामिया की जानिब से CPLC को सदर के चंद इलाकों में पार्किंग की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे KMC का कोई ताल्लुक नहीं है। कराची में ट्रैफिक जैम की खौफ से शहरियों का खून जलना मामूल बन चुका है। पार्किंग माफिया को कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अवाम शहर से पथारे हटाने के वजीर आला के अहकामात पर अमल दरामद के मुंतजिर है और देखा जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि कब
इस मामले के ऊपर नजर की जाए, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम मामला कराची के वासियों के लिए है कि जब भी कभी ये मार्केट में जाते हैं, जब भी कराची के वासी किसी की शॉपिंग प्लाजा की तरफ जाते हैं, खास तौर पर जिन मार्केट्स का मैंने नाम लिया है उन मार्केट्स में जाते हैं तो पार्किंग नहीं मिलती है, और अगर पार्किंग मिलती है तो वो गैर महफूज पार्किंग होती है, और जो लोग हैं, जो अवाम है, उनके पास कोई और चारा ही नहीं बनता है। यह इंतहाई अहम मामला था। एक और अहम वाकया, एक और अहम मामला जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनने के बाद हमारे इस खित्ते में, खास तौर पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस सारे खित्ते में हर शख्स, हर मकतबा फ़िक्र, हर दानिश्वर और हर मुदब्बर, मुफक्किर और जी शऊर के आगे सवालों की दीवार खड़ी हो जाएगी। हम आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम जो है उसका एक वाकया मैं सुनाने जा रहा हूं, जो वहां के वज़ीर आज़म के अपने इलाके का है। वाकया ये है कि चंद रोज पहले एक खातून जिसका जो कि हटियाबाला के तहसील हेडक्वार्टर के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, उसको मुजफ्फराबाद में शेख खलीफा बिन ज़ैद अल नहयान मुंतकिल किया गया। क्यों मुंतकिल किया गया? क्योंकि उसने सुसाइड अटेम्प्ट की थी, उसने खुदकुशी की कोशिश की थी। उसकी खुदकुशी की कोशिश की गई, उसका इलाज हुआ, और जब उससे खुदकुशी के बारे में पूछा गया तो वो खामोश रही। बार बार इसरार किया गया, बार बार पूछा गया कि तुमने खुदकुशी क्यों की, इसकी मुहर्रिकात क्या है। हाय बाय शाय लड़की करती रही, लेकिन जब वहां के डॉक्टर ने उसको जो उसके पास सिम्टम्स थी उसके मुताबिक जब उसको खंगाला और उससे पूछा कि तुमने क्या किया, तो जो उसने वाकया बताया वो इतना करबनाक था कि यकीन कीजिए कि जब आप सुनेंगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा। ये खातून आज़ाद कश्मीर की जिला जेहलम वैली और उसका एक गांव है खेतर मुरादाबाद गांव, उसकी रिहायशी खातून है। इसका 4 साल एक बेटा है, ये प्रेग्नेंट थी, ये हामिला थी, 4 साल इसका बेटा है। ये अपने घर से निकलती है, अपनी बहन जो कि करीब ही गांव है कलड़ी, वहां पर अपनी बहन से मिलने के लिए जाती है। तो दरमियान में एक साहब जिसका नाम बताया जा रहा है राजा नैयर, पहाड़ी इलाका चिकार, उसके करीब में इस खातून को पकड़ता है, दबोचता है, गाड़ी में डालता है और उस इलाके में ले जाता है और जंगल में ले जाता है, और इस प्रेग्नेंट खातून, हामिला खातून के साथ ज्यादती करता है। इसको अपनी हवस का निशाना बनाता है, और हवस का शदीद तरीन, इंतहाई ज्यादा निशाना बनाने के बाद इसको गाड़ी से धक्का देता है, फेंक देता है और वहां से फरार हो जाता है। ये खातून घर में आती है, ये खातून घर में आके सर झुकाती है, रोती है, अपने खावत को बताती है, इसका खावत इसको मुंह नहीं लगाता, ससुराल वालों को बताने से कारी होती है, किसी को अपना ये दुख नहीं बता सकती, ये रोती है, तड़पती है। जब कुछ नहीं होता, जब कोई पुलिस वाला उसकी बात नहीं सुनता, जब कुछ भी नहीं होता, जब वो अपने आप को मजलूम समझती है ये इंतहाई गरीब खातून, तो वो खुदकुशी करती है, और जब खुदकुशी करती है, बच जाती, हॉस्पिटल में आती है, तो यहां से ये मामला स्टार्ट होता है। आइए जरा मैं आपको सुनवाता हूं और उस खातून की बात सुने, उसने क्या कहा है। जब आप उसकी बातें सुनेंगे तो आपको एहसास होगा उसके साथ बीता क्या है। जरा सुने वो क्या कहती है। जबरदस्ती गड़ी बाय आंदा प्रकार तक तो पिछवारन तक ना आंदा पहले, उसके बाद मैंने एक नहीं रह गया सा जंगल में, उस जंगल में जिस मेरे नाल बहुत नाजायज हरकत की थी, जिस वजह तुम कि मैं जहर खा रही और मैं बेहोश हो गई, फिर मैंने कोई होश नहीं रहा थी, हॉस्पिटल ही चाहिए, उन्होंने दसिया कि किस वजह से गोलियां खा रही हैं, कोई चीज़ ऐसी क्यों खा रही है। किसी गल नहीं की, किसी गल का पता ही नहीं सा, एक मेरे मियाँ के बगैर इन्हें फिर भी किसी नाल गल नहीं की कि इस तरह ये गल हुई है, किस वजह तो इस जहर खा रही है, इन्हें कोई गल नहीं की। उसके अलावा फिर इसे मैंने होश आया, डॉक्टर कल मैंने पूछा, मैं कल डॉक्टर ने दसिया कि इस वजह तो मैं जहर खा रही, मेरे नाल मसला है। उसके बाद फिर पुलिस पर खबर गई, जो भी गल उतों आई है CMS अस्पताल, उस तो पहले किसी पता ही नहीं इस चीज़ का। पुलिस को ना जाने वजह ऐसी, मेरे मियाँ डरते से आए, ना डरा देते से धमकी देती थी कि तुम अगर किसी को गए तो मैं जान तू मार सा, आके कि ऐसी पुलिस को किसी को नहीं जुड़ सकते हैं। बड़े भाई आए, जड़ी गल हुई तो फिर अस उसी टाइम कर सा, उस तो पहले ऐसी कोई गल नहीं करनी, तू किसी ने गल नहीं करनी, इस वजह तू इन्हें भी किसी ने गल नहीं की थी। ये वो खातून थी। हम किस मुआशरे के लोग हैं, हम कहाँ बस रहे हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। ये लोग इतने गरीब हैं कि 100 रुपए का स्टैम्प पेपर भी खरीद नहीं सकते हैं। ये लोग इतने मजलूम हैं और इतने सहमे हुए हैं कि जरा सी धमकी से दहल जाते हैं, दहल चुके हैं।
न जाने कहां से हिम्मत इकट्ठी करके इस लड़की ने यह बयान दे दिया है, और न जाने कैसे इसके अंदर इतनी हिम्मत आई है। आप अपने अपने घरों में बैठे सब मेरे देखने वाले अपने अपने दिलों पर हाथ रखकर बताइए कि ये क्या हुआ है। इस हवा की बेटी के साथ कितना तकलीफदेह और कर्बनाक वाकया पेश आया है। क्या आजाद कश्मीर की मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मुअज़्ज़ज़ और इंतहाई काबिल एहतराम जज इस हवा की बेटी के साथ हुआ सानेहा नहीं समझ पा रहा है? क्या किसी भी वजीर के पास, किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास जरा भी अथॉरिटी नहीं कि अपनी जमीर की ना सही इस लड़की की आवाज तो सुन सके? आप एक लम्हे के लिए वो मंजर अपनी आंखों के आगे दौड़ाएं कि उस हवस के पुजारी ने किस दरिंदगी के साथ अपनी ताकत और अपनी मर्दानगी के नशे में इस गरीब, लाचार, बेबस, बेकस और मासूम मां को अपनी हवस का निशाना बनाया होगा। आसमान के उस पार यकीनन भौचाल तो आया होगा, लेकिन इस जमीन के इस टुकड़े पर बसने वाले किसी शख्स के दिल में इस हवा की बेटी के लिए इंसाफ देने के लिए जरा भी कुछ नहीं एहसास जागा होगा। न्यूज़ प्लस ने अपना फर्ज निभाया है, सीना तान के और अपनी भरपूर जिम्मेदारी से इस लड़की की आवाज उठाई है। अगर नून लीग के सरबराह जिनकी आजाद कश्मीर में हुकूमत है, अगर वजीर आजम आजाद कश्मीर, अगर सदर आजाद कश्मीर और पूरी असम्बली में बैठे आजाद कश्मीर के मुंतखब नुमाइंदे इस आवाज की तकलीफ को नहीं भांप रहे तो समझ लीजिए कि हमारे अंदर बहुत कुछ मर चुका है। वो दरिंदा गिरफ्तार है, मगर आप और मैं बखूबी जानते हैं कि वो जल्द रिहा हो जाएगा। हम भी शायद जल्द इस खबर को भूल जाएंगे, मगर यह धरती और इस वक्त जब यह दरिंदा इस मां को अपनी हवस का निशाना बना रहा था, उस वक्त इस मां के मुंह से निकली चीखें, दुआ, कर्ब यकीनन आसमान को चीर के जरूर पहुंचा होगा। इस पूरे खित्ते में क्या कोई एक भी है जो इस मां की आवाज बने, उठे और इसका साथ दे? कोई वकील, कोई जज, कोई सरपंच, कोई वजीर, कोई सियासतदान, कोई उठे और इस मां के सर पर हाथ रख दे, इसका तहफ्फुज, इसका सर तहफ्फुज से ढांप दे? क्या कोई है? यही सवाल छोड़े जा रहा हूं। अपना गिरदनवा का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।